सबका स्वागत है भोपाल एकेडमी में, जो कि बालाघाट में है। हम डिजिटल कोर्स भी दे रहे हैं और हम ऑफलाइन कोर्स भी दे रहे हैं। आपको इस क्लास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन क्लास या डिजिटल क्लास लगा रहे हैं। आपको एकदम फेमिलियर लगेगा और आपको एकदम ऑफलाइन जैसा ही फीलिंग आएगी। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम और अपने कोर्स की डिटेल सेंड कर सकते हैं। और हमारे ऑफलाइन कोर्स भी चालू हैं, आप आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वह है टिश्यू। टिश्यू के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी फिर से एक बात बता देता हूं। ग्रुप ऑफ सेल्स, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो लगभग आप टिश्यू के बारे में हर चीज जानते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स भी कैसी सेल्स होना जिसमें कार्य और ओरिजिन, यानी कह सकते हैं आप ओरिजिन एंड वर्क, यानी उत्पत्ति और कार्य दोनों समान होने चाहिए, सेम। ऐसी सेल होंगी तो ही किसका फॉर्मेशन कर पाएंगी, वो टिश्यू का। ठीक है ना। अगर ऐसी सेल नहीं होंगी तो टिश्यू को फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे अभी जानेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं टिश्यू की, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी सेल्स जब इकट्ठा होती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन, और जब ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ये पूरी प्रोसेस है जिससे हमारी पूरी फिजियोलॉजी, आप कह सकते हैं पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है ना। हमको इसमें से पढ़ना है टिश्यू। तो मैंने आपको बताया कि टिश्यू होते क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, पर कैसी सेल्स का ग्रुप जिनके ओरिजिन और वर्क सेम हो। आगे बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं भाई। एक आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। दोनों में फर्क बस इतना सही है कि इसमें जो सेल्स के ग्रुप होते हैं, इसमें सिर्फ एक सेल का ग्रुप होता है छोटा सा, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। और इसमें जो होते हैं वो बहुत सारे, यानी मोर देन वन सेल का ग्रुप होता है। ठीक है ना। यूनिसेलुलर के बारे में उतना डिटेल नहीं है, ये बहुत ही आसान है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में नहीं। हमको जिसके बारे में ज्यादा पढ़ना है वो है मल्टी सेलुलर, और फिर टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां आपका ये यूनिसेलुलर आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं टिश्यू के टाइप्स की। ये तो इसके कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं टिश्यू के टाइप्स की। तो याद रखना टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। इपिथेलियम टिश्यू, इसको इपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं भाई, है ना। इसको इपिथेलियल भी बोलते हैं और इसको इपिथेलियम भी बोलते हैं। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक बोलते हैं इसको। तीसरा है मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू भी इसी को बोलते हैं। और चौथा है नर्व टिश्यू। ठीक है। अब बात करते हैं चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी, फिर एक एक को समझेंगे डिटेल में। पहला बात करते हैं एपिथेलियम के बारे में। तो एपिथेलियम की एक खास बात है कि ये क्या होता है, सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। कोई भी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं एपिथेलियम।
जबकि कनेक्टिव टिश्यू आपको ज्यादातर दो सरफेस के बीच में मिलेंगे। ये आपको ज्यादातर दो सरफेस के बीच में मिलेंगे क्योंकि इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्ट करते हैं ये क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं ऑर्गन्स को। अगला है मसल या मस्कुलर टिश्यू भी इसी को बोलते हैं। सीधी सिंपल बात है कि ये किसमें मिलेंगे, मसल में। ये हमको किसमें मिलते हैं, मसल में। अगला जो टिश्यू है वो है नर्व टिश्यू। ये हमको नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। ये हमको नर्वस सिस्टम मिलते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि यहां से नीट में, पीएनएसटी में और कंपटीशन में इसके साथ साथ 11th-12th के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11th-12th के लिए भी बहुत ही काम का है। अगर आपसे बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चैप्टर आपसे बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सिस्टम पढ़ेंगे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां आपको डायरेक्ट आ जाएगा भाई ये टिश्यू, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि वो टिश्यू है क्या, वो टिश्यू करता क्या है। ऐसा आपको थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि असल में यहाँ है क्यों। काम अगर आपको पता होंगे और कहाँ से आया ये पता होगा तो आपको वहाँ मुश्किल नहीं जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक चैप्टर है, इस पे आप पकड़ बना ले तो आगे चल के आपको बहुत ही आसानी जाने वाली है। अब एक काम करते हैं कि एक एक को देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू की, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। तो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके नाम में राज छुपे होते हैं। इसका नाम है एपिथेलियम। एपी यानी कि मतलब होता है जैसे कोई भी सरफेस होगी। ये टिश्यू ज्यादातर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ज्यादातर आपको ये मैक्सिमम कहाँ पाए जाएंगे, सरफेस के ऊपर। आपको फोल्ड करे हुए मिलेंगे ये धीरे धीरे। अब बात करता हूं मैं इसके बारे में, थोड़ी और जानकारी आपको देता हूं कि ये टिश्यू की एक खास बात है कि ये टिश्यू ज्यादातर ना पतले होते, तो इनकी जो लाइनिंग होती है ना बहुत ही पतली होती है, लेयर जो होती है बहुत ही पतली होती है, ठीक है ना। अब बात करता हूं इस टिश्यू में भी दो टाइप हैं। एक है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और अगला है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में एक ही, बस दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो होती है लेयर, सेल्स की जो लेयर होती है वो वन लेयर होता है। ये वन लेयर का बना होता है, ठीक ना। इसकी एक ही लेयर पाई जाएगी, सेल्स की जो लेयर होगी वो हमेशा एक होगी। इसमें जो सेल की लेयर होगी मोर देन वन होगी। अब वो कितनी भी हो सकती है लेकिन एक से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। और इसमें हमेशा कभी भी सेल्स की जो लेयर है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम वन है, वन से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल, क्योंकि एक लेयर वाला है। ये है कंपाउंड, क्योंकि इसमें मोर देन वन लेयर है। अब सिंपल और कंपाउंड में भी जब हम जाएंगे तो हमको सिंपल एपिथेलियम में भी चार टाइप मिलने वाले हैं। यह है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तीसरा है
तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू और अगला है मॉडिफिकेशन। अगला क्या है, इनके मॉडिफिकेशंस हैं। अब अपन एक एक के बारे में जानते हैं और फिर धीरे धीरे उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की, तो इसका नाम में ही राज छुपा होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं, इसमें जो सेल पाई जाती हैं वो स्क्वायर के आकार की होती हैं। कैसे आकार की होती है, इनका जो शेप होता है, सेल का शेप जो होता है वो स्क्वायर के आकार का होता है, ठीक है ना। वो किस टाइप का होता है, स्क्वायर के आकार का होता है, इसलिए इनका नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इसलिए इसका नाम रखा गया है एक स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक ना। ऐसा आपको कुछ ऐसी नजर आए होंगे और फ्लैट नजर आएंगे। ये 2D स्ट्रक्चर इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, जब आप इसे 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको ये ऐसी सोई हुई नजर आएंगी, फ्लैट नजर आएंगी, ठीक ना। और हाँ, और एक चीज, जैसे ये साइड, इसकी जो साइड्स होती है ना, उनका जो शेप है ना वो फिक्स नहीं होता। इनके जो साइड्स होती है उनका शेप फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में ये 2 पॉइंट, एग्जाम्पल वगैरह के बारे में इसका एक पूरा चार्ट बनाने वाला हूं, जिसमें आपको इसके वर्क और इसके एग्जाम्पल दोनों चीजें बताने वाला हूं। पहले हम इसके बारे में जान रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में है क्या और क्यों इसका ये नाम पड़ा है, सबके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सबके एग्जाम्पल और वर्क के बारे में समझेंगे। दूसरा, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसका नाम इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पड़ा है क्योंकि इसके जो सेल्स होती हैं, सेल का जो शेप होता है वो किसके जैसा होता है, क्यूब के जैसा। किसके जैसा होता है, किसके जैसा होता है, क्यूब के जैसा होता है। किसके जैसा, क्यूब। क्यूब देखा होगा आपने, ये किसके जैसा, क्यूब के जैसा। इसको हिंदी में घनाकार उपकला ऊतक बोलते हैं। क्यों घनाकार उपकला ऊतक, इसको घनाकार उपकला ऊतक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो घन के आकार की होती हैं। किसके आकार की होती हैं, घन के आकार की, क्यूब शेप्ड होती है। अच्छा, इनकी एक और खास बात है, इनकी और एक और स्पेशल कैरेक्टर है जो और किसी में नहीं पाया जाता, कि इनकी जो सेल्स है ना कुछ ऐसे केमिकल्स निकालती हैं। क्या निकालती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स निकालती हैं जो केमिकल हेल्प करते हैं हार्मोन फॉर्मेशन में। किसमें, हार्मोन के बनने में हेल्प करते हैं, हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि हार्मोन फॉर्मेशन में
कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं, तो आपको याद रखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू आपको हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनकी सेल्स कुछ ऐसे केमिकल निकालती हैं जो सेल को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन निकालने के लिए। ठीक है, अगले के बारे में जानते हैं। कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल भी इसी को बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। स्तंभाकार उपकला ऊतक कॉलम, या आपको वर्ड दिख रहा है कॉलम, असल में इसका नाम कॉलमनर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं, जो सेल होती है इसकी, जो सेल का क्या होता है शेप होता है वो कॉलम टाइप का होता है। कैसे? कॉलम पिलर टाइप का होता है। पिलर भी आप उसको बोल सकते हैं और कॉलम भी आप उसको बोल सकते हैं। ये देखिए ऐसा कॉलम टाइप का होता है, ठीक ना। इसकी और स्पेशल बात एक और है कि इसके जो सेल्स होती है उसमें जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। वो हमेशा एकदम नीचे तरफ होते हैं, बॉटम तरफ होते हैं, बॉटम साइड पे होते हैं। कहाँ होते हैं? बॉटम पे, ठीक है ना, बॉटम साइड पे होते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के न्यूक्लियस कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना हमेशा बॉटम साइड में। ये आपको दिख रहा है डायग्राम कि बॉटम साइड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले मॉडिफिकेशन की। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। इसको रूपांतरण बोलते हैं हिंदी में। इसको रूपांतरण बोलते हैं। अच्छा, अब ये जान लीजिए आप ये करता कौन कौन है। ये जो तीन मैंने आपको टाइप्स बताए, कौन कौन से? मैंने जो आपको तीन टाइप्स बताए, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू और कॉलमनर, ठीक है ना। सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक, वो जो होते हैं ना वही मॉडिफाई होते हैं। अब उसमें से भी कौन? दो याद रखना। मॉडिफिकेशन होता है केवल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का और कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है ना। सिर्फ इन दोनों का मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन का बेस क्या है? कुछ नहीं, सीलिया है। सीलिया, हाँ, आपने दो वर्ड सुना होगा, सीलिया और फ्लैजिला, और नहीं सुना है तो टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगा आपको होता क्या है। क्या होता है, किसी भी जैसे कोई एनिमल है, ठीक ना, ये एक्वट नाम है इसका, एक एनिमल है। अब जैसे इसको मूवमेंट करना है तो याद रखना, कोई भी जो पुराने एनिमल्स होते थे, एंसेंट एनिमल होते थे, जो पुराने जीव होते थे, वो इतने विकसित नहीं हुआ करते थे, इतने डेवलप नहीं थे। तो उनमें क्या होता था, लोकोमोशन के लिए दो चीजें पाई जाती थी। एक था फ्लैजिला, ये पूंछ, जिसको आप पूंछ भी बोल सकते, फ्लैजिला, और एक है सीलिया।
है ना। एक है फ्लैजिला और एक है सीलिया। ये दोनों किसके लिए थे? लोकोमोशन के लिए। अब ये फ्लैजिला दो काम करता था। पहला काम तो इसका लोकोमोशन का था, ऐसा ऐसा करता था तो आगे बढ़ती थी गाड़ी, मतलब ये एनिमल धीरे धीरे आगे बढ़ता था। दूसरा काम था कि इससे ना वेव निकलती थी। क्या निकलती थी? वेव, तरंगे। और ये तरंगों का काम क्या था? ये किसी भी एनिमल की हीट को पकड़ लेती थी, किसी भी एनिमल की हीट को ऑब्जर्व करके पकड़ लेती थी, और जब ये उसे पकड़ लेती थी तो फिर ये जो जीव रहता था ये उस पर अटैक कर देता था। तो ये दो काम करती थी। अगला था सीलिया। सीलिया क्या करता था कि ये जो स्पीड देता था, कौन? फ्लैजिला, जो स्पीड प्रोवाइड कराता था, इसको मेंटेन करने का काम था सीलिया का। तो याद रखना, सीलिया जो होता है वो लोकोमोशन के लिए होता है, इसका जो बेस है वो लोकोमोशन का है। अब ये दोनों जो मिलके मॉडिफिकेशन करते हैं उसका एक नाम बताया गया है, इसको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं क्यूबॉइडल के बारे में। ये देखिए, ये हमने क्यूब पढ़ा और हमने कॉलमनर के बारे में भी पढ़ा था। ऐसा डायग्राम हमने एक कॉलम का बनाया था, ये पिलर आप इसी को बोल सकते हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल जब रहेगा ना तो ऐसा रहेगा, लेकिन जब ये सीलिएटेड हो जाता है ना तो कैसा हो जाता है देख लीजिए। देखो इस पे ना सीलिया आ जाते हैं, इसके चारों तरफ जो वॉल होती है ना उस पे क्या आ जाते हैं? सीलिया। दीवार होती है ना उस पे सीलिएटेड हो जाता है, यानी सीलिया आ जाते हैं। ठीक है, इसमें चारों तरफ क्या आ जाते हैं? सीलिया। जब ये सीलिया आ जाएंगे तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नया नाम जो पड़ जाता है वो है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। चूंकि क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों एपिथेलियम के टाइप्स हैं इसलिए इसको एपिथेलियम टिश्यू नाम दे दिया, और सीलिया है इसलिए सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब बात करते हैं कॉलमनर की, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉलमनर। कॉलमनर में भी सेम चीज होती है, सीलिया चारों तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, ये सीलिया आ जाते हैं, इसको भी इसलिए सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम में या पीएनएसटी एग्जाम में इस मॉडिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल में, प्रीवियस 5 ईयर में, प्रीवियस 5 ईयर में नीट में सिर्फ मॉडिफिकेशन इतने से तकरीबन 6 क्वेश्चन आए। 6 क्वेश्चन मतलब हर साल एक क्वेश्चन तय मानिए आप, 2 भी आ सकते हैं। सोचिए एक छोटे से टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और अभी हाल ही में आप 2020 की एग्जाम आपने दिया होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। 2020 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, पीएनएसटी में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो आप याद रखें कि मॉडिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको समझ में आ गया होगा कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है FT, ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब। क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम आपको मैंने बताया हूं, ये फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए, फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं और ब्रोंकियोल में पाए जाते हैं, या ब्रोंकाइल में पाए जाते हैं, या ब्रोंकाइल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकाइल में पाए जाते हैं। अब काम क्या करते हैं ये मैं भी आपको बता रहा हूं। नीट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है फेलोपियन ट्यूब। यहां पे आप मान लीजिए ओवरी लगी होती है, ठीक ना।
अब क्या होता है कि ओवरी ओवम निकालती है, ठीक है ना, ये ओवरी ओवम निकालते हैं, वैसे एक टाइम में एक ही निकालती है, ये देखो ये ओवम निकालती है। अब क्या होता है कि ओवम निकल तो जाता है पर इसको आगे बढ़ना है, इसको जाना है एम्पुला जंक्शन तक, एम्पुला जंक्शन तक, क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं और इस टिश्यू में क्या लगा होता है, सीलिया, और ये धीरे धीरे इसको ऐसा धक्का देते हैं, फ्लो कराते हुए इसको एम्पुला जंक्शन तक पहुंचा देते हैं। इसका ये एक काम है। दूसरा काम ब्रोंकाइल में, जैसे कि ये भी लगभग ऐसा ही डायग्राम बनता है इसका, ऐसा। अब होता क्या है कि ब्रोंकाइल में ऐसे लगे होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, कई बार क्या होता है कि हम कई बार ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की एयर ना बहुत पॉल्यूटेड होती है, बहुत ही पॉल्यूशन होता है वहाँ की एयर में, तो उस एयर में ना पार्टिकल्स होते हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखते पर लगभग थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, पीपीएम में उनको नापा जाता है ना। तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स हमारे नाक के द्वारा अंदर चले जाते हैं। अब वो इतने छोटे होते हैं कि नाक के जो इम्यून सिस्टम है उससे भी बच जाते हैं और आगे भी बचते हुए चलते हैं। जब वो लंग्स में पहुंचने से जस्ट पहले ब्रोंकाइल को पार करते हैं या ब्रोंकियोल को पार करते हैं, जब किसको पार करते हैं, ब्रोंकियोल को, तो जब वो यहां आते हैं ना ऐसे पार्टिकल्स, तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ना, यहां पे ये साथ साथ एक और चीज करती है, म्यूकस निकलती है। जब ये म्यूकस निकालती है तो ये पार्टिकल्स जो है ना वो यहीं इसी सीलिया में फंस जाते हैं, इसी सीलिया में फंस जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। आगे ये लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनको सीलिया जो लगी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये इनको आगे जाने से रोक देता है। तो मैंने आपको बताया टिश्यू के बारे में और मॉडिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं दूसरे टिश्यू के बारे में। मतलब दो टाइप थे, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में कंपाउंड टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू में मैंने आपको इसकी पहली जो स्पेशल कैरेक्टर है वो बता चुका हूं। मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर, यानी इसमें सेल की एक से ज्यादा लेयर पाई जाती हैं। यही इसका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है ना। ये है कंपाउंड टिश्यू। कुछ और टिश्यू भी पाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं। कुछ स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं जिनको अब एपिथेलियम में रख दिया गया है, जबकि वैसे वो स्पेशल टिश्यू में कैटेगरी में रखे गए हैं। पहले इसमें एक ही पाया जाता है जो हमको आता भी है एग्जाम में, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है ना। ग्रंथिल ऊतक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। इसको हिंदी में ग्रंथिल ऊतक बोलते हैं। आपको पता चल गया होगा ये किसकी बात कर रहा है, ग्लैंड्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में, ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू और मल्टी।
ये टिश्यू ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बात करूं मैं यूनिसेलुलर ग्लैंड की, तो इसके लिए एक ही हमारे पास ग्लैंड है, गोबलेट सेल बोलते हैं इसको। इसको ग्लोबुलेट सेल बोलते हैं। ये निकालती है म्यूकस, असल में ये निकालती है म्यूसिन। क्या निकालती है? म्यूसिन, जो बाद में क्या बन जाता है? म्यूकस। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर मल्टी सेलुलर की, तो बहुत सारे हैं। सलाइवरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, और बहुत सारे हैं। इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, इसका याद रखना। ग्लोबुलेट सेल, इसको कलश कोशिका बोलते हैं हिंदी में। ये निकालती है म्यूसिन, और म्यूसिन क्या बनाता है आगे चल के? म्यूकस। और ये म्यूकस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये रही यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात। अब इसके साथ ही मल्टी सेलुलर में भी कुछ और टाइप्स भी हैं। ठीक ना। तो ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, एक है एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन। एक है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की बात करूं तो याद रखना, ये इसमें डक्ट पाई जाती हैं। ये डक्ट वाली ग्लैंड्स हैं। ये डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं। क्या होती है? ये डक्ट लेस ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, जो अपने केमिकल्स निकालती हैं, ये वैसे हार्मोन निकालती हैं, जो अपने केमिकल्स निकालती हैं, बिना डक्ट के निकालती हैं। जबकि एक्सोक्राइन को अपने केमिकल्स निकालने के लिए डक्ट की जरूरत पड़ती है। याद रखना कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, ये जूस निकालती है। कैसे? डाइजेस्टिव। ये डाइजेस्टिव जूस निकालती है भाई, है ना। जूस वो ये मौसमी वाला जूस नहीं निकालती है ना, डाइजेस्टिव जूस निकालती है, पाचक रस निकालती है। पूरे डाइजेशन में यही हमारे काम का है। ये निकालती है भाई हार्मोन, ठीक ना। ये हार्मोन निकालती है एंडोक्राइन, और एक्सोक्राइन जो है जूस निकालती है। एक और ग्लैंड होती है स्पेशल टाइप की, जिसको मिक्सोक्राइन बोलते हैं। ये एक्सो प्लस एंडो का मिक्स होती है, यानी ऐसी ग्लैंड होती है जो एंडो की तरह भी काम करती हैं और एक्सो की तरह भी, मतलब हार्मोन भी निकालती हैं और जूस भी निकालती है। इसका एक एग्जांपल है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है हार्मोन भी निकालता है और डाइजेस्टिव जूस भी निकालता है, ठीक है ना। ये हार्मोन भी निकालता है और डाइजेस्टिव जूस भी निकालता है। ये था मल्टीग्रेनुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। ये नीट की एग्जाम में आता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था टिश्यू। पहले हमने ये जाना कि भाई टिश्यू बनते कैसे हैं, सबसे पहले पे। नंबर 2 पे हमने ये जाना कि भाई टिश्यू बनते हैं और टिश्यू कैसे होते हैं, तो हमने उसके बारे में जाना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। फिर हमने जाना टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स के बारे में बताया। पहला था एपिथेलियम, एपिथेलियल भी इसी को बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड था मसल टिश्यू, और फोर्थ था नर्व टिश्यू। इसमें भी हमने सबसे पहले जिसे जाना वो है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम में हमने ये बात जानी कि इसकी जो नाम है उसी में राज छुपा हुआ है। एपी यानी ऊपर होता है, यानी ये ज्यादातर क्या होते हैं, किसी भी चीज के ऊपर, मतलब ऊपरी आउटर सरफेस में पाए जाते हैं। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बताया, स्किन की ऊपरी जो आउटर लेयर आपको दिखती है, इसमें पाए जाते हैं, ठीक ना। अब मैंने जब एपिथेलियम टिश्यू के अंदर गया, यानी उसकी डिटेल में अपन ने देखा, तो हमने पाया कि एपिथेलियम टिश्यू भी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। पहला था सिंपल, दूसरा था कंपाउंड। सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स लेयर जो होती हैं, या लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, वो 1 होती है, यानी केवल एक परत पाई जाती है कोशिका की। जबकि कंपाउंड में जो लेयर होती है सेल की, वो 1 से ज्यादा होती है, 2 या 4 या 10 कितनी भी हो सकती है, पर मिनिमम जो होगी वो 2 होगी, 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमेशा 1 से ज्यादा होती है।
जब हमने सिंपल के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें भी 4 चीज़ों के बारे में जाना, स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, क्यूबॉइडल के बारे में, कॉलमनर के बारे में और सिलिएटेड के बारे में। स्क्वैमस मैंने आपको बताया स्क्वायर के आकार की सेल्स होती हैं इसलिए स्क्वैमस, क्यूब के आकार की होती है क्यूबॉइडल, कॉलम के आकार की होती है कॉलमनर। फिर हमने सिलिएटेड के बारे में जाना कि अगर कभी इस एपिथेलियम टिश्यू में अगर सीलिया आ जाता है तो उसे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। और 2 ही ऐसे टिश्यू हैं जो सिलिएटेड एपिथेलियम का फॉर्मेशन करते हैं, एक है क्यूबॉइडल और एक है कॉलमनर। फिर उसके बाद मैंने आपको कंपाउंड के बारे में बताया, जैसे कि उसके बारे में एक ही चीज़ बताने लायक है कि इसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है सेल्स की। उसके बाद हमने जाना है कि स्पेशल टिश्यू के बारे में जो है ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। ये भी 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में हमने जाना तो हमको उसमें मिला ग्लोबुलेट सेल, कलश कोशिका, जो म्यूसिन निकालता है, म्यूकस निकालता है। दूसरी तरफ हमने जाना मल्टीसेलुलर के बारे में, जो जैसे कि उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है और ऑयल ग्लैंड होती है। जब हमने ग्लैंड की स्टडी की तो हमें पता चला कि ग्लैंड्स भी 2 टाइप्स की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जिनमें डक्ट पाई जाती है और एंडोक्राइन वो ग्लैंड है जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जूस निकालती हैं, डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस निकालती हैं, जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन निकालती हैं। कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी होती हैं जो दोनों की तरह काम करती हैं, मिक्सो ग्लैंड बोलते हैं, ठीक ना, ये मिक्सर ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस भी निकालता है और इंसुलिन, ग्लूकेगॉन जैसे हार्मोन भी निकालता है। आज हमने सिर्फ बात की टिश्यू की, अब मैं अपने अगले लेक्चर में बात करूंगा इसके एग्जाम्पल्स और वर्क के बारे में। अगर आपको, ये मेरा दूसरा लेक्चर है, अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर आपको वहाँ मेरा पहला लेक्चर मिल जाएगा। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वहाँ लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि टाइम पे आपको लेक्चर मिलता रहे। अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन होना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपनी डिटेल यानी अपना नाम वगैरह और आपके कोर्स की डिटेल हमें आप सेंड कर सकते हैं। ये हमारी डिजिटल क्लासेस हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ अवेलेबल हैं, आप आके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।